गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आसिफ रशीद। प्रोग्राम सलाम जेके आप देख रहे हैं और सलाम जेके में अगले 1.5 घंटे तक मेरा साथ निभाएंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं रहमत कलीम। तो प्रोग्राम सलाम जेके में जिस तरीके से आप जानते हैं वो तमाम खबरें सबसे ज्यादा जो सुर्खियों बटोरती है, सबसे ज्यादा सुर्खियों में बनी रहती हैं और उन खबरों को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ना सिर्फ खबरें आप तक पहुंचती हैं बल्कि उनको खबरों की तह तक जाने की हमारी इस प्रोग्राम के जरिए कोशिश रहती है और उन खबरों पर तज्जिया तबसरा, क्योंकि इस प्रोग्राम में खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ खबर तक महदूद नहीं रहती बल्कि इस खबर को बेहतरीन तरीके से खंगालने के बाद, परखने के बाद आप तक पहुंचाते हैं और इस प्रोग्राम में कुछ मेहमानों को शामिल करके उनका क्या कुछ तज्जिया या तबसरा रहता है इन खबरों को लेकर, जब मौजूदा सूरत हाल है सियासत से लेकर खेल और दीगर अहम मामलात पर, इन तमाम पर बात करते हैं, वो आप तक पहुंचाते हैं। और आज भी इस प्रोग्राम में कई अहम मामलात हैं जिन पर बात करेंगे, जहां बात आज भी हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की करेंगे। जो सूरत हाल बनी है उसे लेकर दिल्ली में आज क्या कुछ सरगर्मियां होनी है उस पर बात होगी। साथ ही साथ आज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मामला रूस भी पहुंच सकता है। क्यों पहुंचेगा, वहां पर दोबारा इस पर बात हो सकती है। इससे पहले भी रूस तक या रूस के जो हुकाम है, सरकार वहां की, उस तक बात पहुंचा, यानी मामला उसके नोटिस में आया। तो अब दोबारा क्या कुछ कहा जा सकता है उस पर या क्या बातचीत होगी वो आगे चलकर जरूर बताएंगे। लेकिन उसके साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी हालात काफी कशीदा है। शुमाली कश्मीर से पूंछ राजौरी तक वहां भी सूरत हाल कुछ इसी तरह की बनी हुई है और इस वक्त भी फायरिंग कुछ इलाकों के अंदर हुई है। वो भी ताजा तरीन अपडेट्स आपको बताएंगे। उसके साथ साथ आज नजर हमारी रहेगी स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की सूरत हाल जो है उस पर जरूर बात करना चाहेंगे और स्कूल्स को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से अब क्या कुछ डिटेल्स जो है कंसर्न अथॉरिटीज से मांगी गई हैं उस पर बात करेंगे। इसके अलावा कल प्रोग्राम में जहां हमने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने करीब 187 दुकानें जो शराब खाने थे वो खोलने की तैयारी की है जम्मू कश्मीर के अंदर, उस पर एडमिनिस्ट्रेशन की एक क्लैरिफिकेशन आई है, वो आप तक पहुंचाएंगे। क्या कुछ वो स्टेटमेंट है, रोहित कंसल साहब की तरफ से ट्वीट भी किया गया, वो आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा बात हम दिल्ली की भी करेंगे, जहां पर लगातार हम ये देख रहे हैं कि भारत और चीन के मामलात को लेकर बातचीत का, और ये भी माना जा रहा है कि आज दोबारा दिल्ली के अंदर इस पर बात हो सकती है। सीनियर ऑफिशियल्स या जो डिफेंस से जुड़े हुए मामलात हैं उन पर आज दोबारा बातचीत राजधानी दिल्ली के अंदर हो सकती है। साथ ही साथ कोविड-19 के कहर ने किस तरीके से दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि भारत के अंदर बहुत अच्छी रेशो उन लोगों की भी है जो रिकवर हो रहे हैं और रिकवरी रेशो न सिर्फ भारत की स्टेट्स के अंदर बल्कि यूनियन टेरिटरीज से भी कुछ अच्छी खबरें हैं, वो भी आपको बताएंगे और जम्मू कश्मीर से भी, और इस पर कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको एक और अहम खबर इंटरनेट के हवाले से बताएंगे श्रीनगर से। साथ ही साथ हमारी कोशिश रहेगी दीगर अहम मामलात जिनमें क्वारंटाइन सेंटर्स को लेकर या फिर अवामी मुश्किलात, मसाइल या फिर किस तरीके से इस वक्त सरकारी खजाने से पैसा तो निकाला जाता है लेकिन जमीनी सतह पर प्रोजेक्ट तैयार नहीं होते और पैसा न जाने कहां जाता है, इस पर हम बात करेंगे आगे चलकर। इसी तरह का एक मामला जो है जम्मू कश्मीर से सामने आया है। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत बात सबसे पहले एलएसी की करेंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। रहमत आपको बताएंगे क्या कुछ पिछले 24 घंटों के दौरान एलएसी को लेकर हुआ और आज दिन भर क्या कुछ सरगर्मियां रहने वाली हैं। उसके बाद हमारे साथ कुछ दिफाई जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे साथ इस पर जुड़ेंगे, उनके साथ भी बात करेंगे। जी देखिए, बिल्कुल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सूरत हाल अभी भी कशीदा है। ये अब तक के करीब 45 सालों में सबसे लंबा दौर है जब हिंदुस्तान और चीन के दरमियान कशीदा माहौल इतने दिनों तक के अब तक करीब 6 से 7वें हफ्ते में दाखिल हो रहा है ये कशीदगी का माहौल। ऐसे में हिंदुस्तान की तरफ से जो कोशिशें की गई हैं, पूरी दुनिया जानती है कि बार बार कोशिश की गई चीन के साथ बातचीत की जाए, चाहे वो सरहद पे, चाहे वो एलएसी पर आर्मी लेवल की हो, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की हो, कोर कमांडर लेवल की हो, या फिर वज़राए ख़ारजा की बात हो आपस में, या फिर दिल्ली से डिप्लोमेट चैनल का इस्तेमाल करना हो। इन तमाम हवाले से हिंदुस्तान की सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर कोशिश की है और इस मसले को हल करने के लिए बातचीत ही वाहिद रास्ता रखा, अब तक क्या रखा था। लेकिन गुज़श्ता रोज़ दिल्ली में एक अहम मीटिंग हुई। मीटिंग में सीडीएस चीफ विपिन रावत भी मौजूद थे, तीनों अफवाज के सरबराहान थे और मीटिंग वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह की सदारत में हो रही थी। इस मीटिंग में सबसे पहली बात तो ये कही गई कि 15 जून को जो कुछ हुआ था इंतहाई काबिल मज़म्मत है और कायराना हरकत है, बुज़दिलाना हरकत चीन की तरफ से की गई, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद से मरकज़ी सरकार ने, वज़ारत दिफ़ा ने 2 अहम कल फैसले किए। पहला फैसला यह था कि आर्मी को पूरी छूट दे दी गई कि वो अब हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जो मुआहदे थे
जिसको लेकर के ये कयास लगाई जा रही थी और जो ये कहा जा रहा था कि 15 जून को चीन ने उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, यानी LAC पर यह शर्त है, ये मुआहदा है कि सूरत हाल कितने भी कशीदा क्यों न हो, कितने ही ख़राब क्यों न हो, लेकिन एक मुल्क की आर्मी दूसरे मुल्क की आर्मी पर हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगी। लेकिन 15 जून को जो हुआ उसकी वजह से हिंदुस्तान ने भी अब सीधे तौर पर सख्त फैसला लेते हुए आर्मी को पूरी तरह से छूट दे दी और कहा है कि अगर इस तरह की दोबारा कोई भी हरकत करे चीन तो उसको उसी की भाषा में, उसी की ज़बान में जवाब देने की ज़रूरत है। और आर्मी को पूरी छूट दे दी गई है कि अब चाहे तो चीन अगर इस तरह की हरकत करता है, चीनी अफवाज की तरफ से इस तरह की कोशिश होती है तो फायरिंग तक की इजाज़त दे दी गई है। एक दूसरी सबसे बड़ी खबर इसमें है कि तीनों अफवाज को बाज़ाब्ता तौर पर 500 करोड़ के बजट के अंदर में हथियार खरीदने की, गोला बारूद खरीदने की और क्विक एक्शन लेने वाले आलात खरीदने की इजाज़त कल मरकज़ी सरकार की तरफ से दी गई है। तो आर्मी को दो बड़ी राहत दी गई है और एक तो छूट दे दी गई, पूरी आज़ादी दे दी गई है फायरिंग वगैरह की और चीन को उसी की ज़बान में जवाब देने की। और दूसरा सबसे बड़ा फैसला ये हुआ कि 500 करोड़ रुपए तक की एक बजट महदूद करके बताया गया तीनों अफवाज को कि आप इस बजट के अंदर में हथियार खरीद सकते हैं ताकि ज़रूरत पड़े कहीं क्विक एक्शन लेना हो, जल्दी एक्शन लेना हो तो उसको इस किस्म के हथियार को आप इस्तेमाल कर सकें। तो आर्मी को खुली छूट भी दी गई और ये एक तोहफा भी दिया गया। तो कुल मिला के LAC पर जो सूरत हाल है वो अभी भी कशीदा। एक तीसरा पहलू इसमें ख़ासतौर से रूस का, जिसके हवाले से आसिफ ने जिक्र किया, रूस को अब बीच में एंट्री लाने का मतलब ये हुआ कि अब चूँकि हिंदुस्तान पहले से मन बना चुका है कि इस मसले को बातचीत के ज़रिए हल करें, चीन मानने को तैयार नहीं था, न मानने की ये एक ज़बरदस्ती थी, चूँकि एक ने एक दिन उसे मानना ही था, उसे पता है कि हिंदुस्तान के पास कितनी ताकत है। और ऐसे में चीन शुरू में इस मसले को उलझाए रखने की कोशिश की और अब तक उलझाए रखा। यही वजह है कि अब चीन को होश आया है और चीन भी इस बात के लिए तैयार है कि बातचीत के ज़रिए ही मसले का हल निकाला जाए। हम चीन के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर 2-3 बयान आ गए 3 दिनों में कि हम दिल्ली से मुसलसल राब्ते में हैं कि इसको बातचीत के ज़रिए हल करें। आज वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह रूस के लिए रवाना होंगे। रूस के 24 तारीख को मिलिट्री विक्ट्री परेड होता है बाज़ाब्ता तौर पर रूस में, तो उस परेड का हिस्सा बनेंगे। उसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर राजनाथ सिंह को दावत दी गई है। तो राजनाथ सिंह वहाँ इस परेड में शामिल तो ज़रूर होंगे, लेकिन इस परेड में एक ऐसे दौर में शामिल होना जब कोरोना वायरस की वजह से एक मुल्क दूसरे मुल्क से सिर्फ वर्चुअल राब्ते में ही है, ऑनलाइन राब्ते में ही है, बाज़ाब्ता तौर पर आना जाना नहीं हो रहा। ऐसे में राजनाथ सिंह का जाना काफ़ी अहम माना जा रहा है। डिप्लोमेट सतह पर, सफारती सतह पर एक बड़ी ताकत का इजहार भी है। चीन को ये बताने की कोशिश भी की जा रही है कि हिंदुस्तान के साथ किन किन ममालिक की हमायत है और कौन कौन ममालिक हिंदुस्तान के साथ है। एक दूसरा पहलू इसका ये है कि खबर जो हमें ज़राए से मिल पा रही है वो ये कि चीन के वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान के माफ़ कीजिएगा चीन की तरफ से चीन के वज़ीर ख़ारजा, हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा और रूस के वज़ीर ख़ारजा मंगल के रोज़ यानी कल बाज़ाब्ता तौर पर एक ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मीटिंग कर सकते हैं, वर्चुअल मीटिंग करके LAC पर बातचीत कर सकते हैं। तो ये एक तो पहलू ये है कि तीनों मुल्कों के सरबराहान की मीटिंग होगी LAC पर। दूसरा पहलू ये है कि बाज़ाब्ता तौर पर कल की मीटिंग में ये तय किया गया कि हिंदुस्तान अब रूस से इस बात को लेकर बात करेगा कि LAC पर सूरत हाल कशीदा है, इसको हल करने के लिए रूस की क्या ज़रूरत पड़ सकती है, रूस की सतह काम आ सकता है। तो ये कोशिश होगी, रूस से इस सिलसिले में बात की जाएगी। तो राजनाथ सिंह का यह दौरा अपने आप में काफ़ी माना जा रहा है। इस वक्त LAC पर जो सूरत हाल है और हिंदुस्तान की जो तरफ से जो कोशिश की जा रही हैं, हमने उन तमाम कोशिशों को, उन तमाम पहलुओं को आपके सामने रखा। ऐसे में हमारे जो एक्सपर्ट हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं या एक्स ब्रिगेडियर हैं, एक्स जनरल है, फॉर्मर जनरल है, रिटायर्ड जनरल हैं, इन तमाम से हम बार बार आपसे कोशिश करते हैं कि उनकी राय जानें, चूँकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको बता पाते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है LAC पर और क्या कुछ किया जा सकता है और आने वाले दिनों में क्या कुछ इम्कानात हैं। हमारे साथ
साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सबसे पहला सवाल के एलएसी पर अभी तक जो सूरत हाल है पिछले 45 सालों के रिकॉर्ड को तोड़कर अब जो 6 से 7वें हफ्ते की तरफ बढ़ रहा है, मैं ये जानना चाह रहा है, या लोग हमारे जो व्यूअर्स हैं ये जानना चाह रहे हैं कि ये मसला कब तक के ऐसे ही चलता रहेगा? मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त एलएसी पर सिचुएशन इज टेंस बट अंडर कंट्रोल जी। दोनों साइड से बिल्टअप हो रही है, दोनों साइड अपनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर भारत अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि जिस प्रकार चीन ने धोखाधड़ी की है इसलिए चीन के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता जी। और तीनों सेनाओं को कहा गया है कि वो चीन की किसी भी नापाक हरकत को जवाब देने के लिए तैयार रहने चाहिए। इसलिए तीनों सेनाएं जो हैं वो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही हैं। जहां तक लद्दाख की बात है, भारतीय सेना भी अपनी बिल्डअप पूरी कर रही है, जो कि जरूरी होती है दुश्मन का सामना करने के लिए। और कल ही एक रूल्स ऑफ एंगेजमेंट भी जो है नए ग्राउंड ट्रूप्स को दिए गए हैं। लेकिन जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट आए हैं, मैं उसमें यही कहूंगा कि अभी भी उनमें कुछ किंतु परंतु लिखा गया है। देखिए, जब दुश्मन के साथ आमना सामना होता है तो जवान को किंतु परंतु की भाषा समझ नहीं आती है। इसलिए मुझे लगता है कि जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जो बनाए गए हैं इनको और सिंप्लीफाई और क्लियर कट करने की जरूरत है, ताकि जवान जो वहां पे ऑन द ग्राउंड है, जिसके हाथ पास में वेपन है और वहां पे जो ग्राउंड पे कमांडर है, उनको किसी बात का शक या शोभा नहीं होना चाहिए। तो ये मैं इतना कहना चाहूंगा। अनिल जी, एक चीज और भी जानना चाहेंगे, क्या पॉलिटिकल फ्रंट पर भारत को इस बात की जीत मिली है इस चीज को लेकर जो इस वक्त तनाव बना है वहां पर? क्योंकि अब जब मामला रूस तक पहुंचा तो 7 से 8 ऐसी कंट्रीज हैं जो इस पूरी घटना जो घटी है 15 और 16 के बीच में रात को, उस पर निंदा भी की है। काफी ऐसे देश है जिन्होंने चाइना की इस हरकत को कंडेम किया और यहाँ तक कि काफी प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश हुई। तो पॉलिटिकली दबाव बनाने की जो कोशिश थी भारत की, वो इस वक्त क्या उसमें कामयाब हुआ? एक दूसरा, ये जो इस वक्त बातचीत का रास्ता तो अपनाया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक दबाव ये भी कि चाइनीज प्रोडक्ट्स या चाइनीज जितने भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उन पर भी प्रेशर बिल्ड किया जाए यहाँ पर। क्या ये अभियान कामयाब होता दिखाई दे रहा है? देखिए, जैसा मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा था कि अभी हमें चीन को 3 स्तर के ऊपर डील करना है, मिलिटरली, डिप्लोमेटिकली या पॉलिटिकली जो आप कह रहे हैं, और इकोनॉमिकली। और बड़ी खुशी की बात है कि सरकार तीनों स्तर के ऊपर काम कर रही है और तीनों स्तर पे हमें कामयाबी भी मिल रही है। किस प्रकार हमने टैक्टिकल विक्ट्री जो है चीन के ऊपर गलवान के अंदर पाई है, वो चीन को उससे काफी धक्का पहुंचा है। इकोनॉमिक पे भी चीन पे फर्क पड़ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स की बॉयकॉट हो रही है देश के अंदर, लोग अपने आप कर रहे हैं। अभी तक सरकार की तरफ से कैसे कानून नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी लोग वॉलंटरली चीनी प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर रहे हैं, जिससे चीन का रेवेन्यू पे फर्क पड़ रहा है। और डिप्लोमेटिकली तो आपने देखा ही है कि किस प्रकार सारे देश और किस प्रकार माइक पॉम्पियो ने खासकर कल कहा कि चीन एक रोग नेशन है, और बाकी देश भी जो है वो भारत का साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो चीन कर रहा है वो गलत है। तो तीनों स्तर पे भारत को जो है सफलता मिल रही है। और साथ ही साथ आज जो हमारे रक्षा मंत्री रशिया जा रहे हैं, उससे भी काफी फर्क पड़ेगा। अनिल जी, ये भी बताइएगा कि हमने देखा कि कल बाकायदा तौर पे फैसला हुआ, डिफेंस मिनिस्ट्री में मीटिंग हुई, राजनाथ सिंह की क़यादत में तीनों अफवाज के सरबराहान थे, CDS चीफ भी थे। मीटिंग में एक फैसला बहुत ही सख्त लिया गया कि चीन अब ऐसी कोई हरकत करता है तो उसको उसी की भाषा में जवाब देना, यानी कि फायरिंग तक की इजाज़त दे दी गई। सवाल ये है कि अब तक के हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जो एग्रीमेंट थे कि एक आर्मी दूसरे आर्मी पर, एक मुल्क की आर्मी दूसरे कंट्री की आर्मी पर हथियार नहीं उठाएगी LAC पर, क्या चीन ने उस एग्रीमेंट को तोड़ दिया है, जिसके बाद हिंदुस्तान ने भी अब उसके परवाह करना छोड़ दिया? देखिए, 15 जून की रात को जितने भी अभी तक समझौते हुए हैं चीन के साथ, वो तो गलवान नदी में बह गए, क्योंकि चीन ने ना सिर्फ उनकी नजरअंदाजी की है, चीन ने धोखाबाजी की है। इसलिए कागज पे तो वो हैं, तभी भारत ने उनको स्क्रैप नहीं किया है, लेकिन ग्राउंड कमांडर्स को कुछ इजाजत दी है। मैं उन्हीं रूल्स ऑफ एंगेजमेंट की बात कर रहा था जो कल दिए गए हैं। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट दिए गए हैं ग्राउंड कमांडर्स को कि अलग अलग सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, और जिनमें फायर आर्म्स या फायर खोलने की भी इजाजत है इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन।
ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी, आखिरी सवाल ये लेना चाहेंगे कि कल एक और बड़ा और अहम फैसला हुआ कि 500 करोड़ तक के बजट के अंदर में तीनों आर्मी, चाहे वो नेवी हो या एयरफोर्स हो या फिर हमारी जो एक आर्मी, तीनों को 500 के अंदर के हथियार खरीदने की इजाज़त दी गई है, छूट दी गई है। ऐसे मौके से LAC पर जब हमारे और चीन के दरमियान अच्छे रिश्ते नहीं हैं, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? इसका क्या बेनिफिट होगा? देखिए, जब से ये सरकार आई है, इस सरकार ने पहले से ही वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो पावर थी 100 करोड़ की, उसको 500 करोड़ कर दिया है। और कल जो फैसला लिया गया है उनमें यह कहा गया है कि आप 500 करोड़ पर प्रोक्योरमेंट, यानी पर प्रोक्योरमेंट आप 500 करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं उन हथियारों या एम्युनिशन असले को लेने के लिए जो कि फ्रंटलाइन ट्रुप्स के पास इस वक्त अपनी ड्यूटी पूरा करने के लिए डेफिशिएंसी है जी। तो उस डेफिशिएंसी को इमीडिएटली पूरा करने के लिए 500 करोड़ पर प्रोक्योरमेंट की सैंक्शन जो है गवर्नमेंट ने कल दी है। ये बहुत ही अहम फैसला है, जिससे कि जो हमारी कमियां हैं, खामियां हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हर बार डिफेंस बजट जो था कम रह जाता था और सरकार बार बार यही कहती थी कि जरूरत पड़ने पर हम किसी भी पैसे का आड़े नहीं आने देंगे, और सरकार ने उस फैसले को निभाया है। पैसे की कमी नहीं होगी, आप अपना सामान जो है, साजो सामान जो चाहिए। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी, अब एक सवाल और जहन में आ रहा है और ये समझने वाला भी सवाल है कि हमने जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर की तरफ से कहा गया कि हम मीडिएशन के लिए तैयार हैं हिंदुस्तान और चीन के दरमियान, तब हमने साफ इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि हिंदुस्तान और चीन के पास इतनी सलाहियत है कि दोनों मुल्क आपस में बातचीत के जरिए मसले को हल कर लेंगे। हिंदुस्तान ने अपनी जितनी कोशिश की और अभी और मजीद खबरें हैं कि हो सकता है 2 से 3 दिनों में मजीद मिलिट्री लेवल की टॉक हो। एक तो ये कि हमने शुरू में अमेरिका को इनकार कर दिया, अब रूस के हवाले से ये बात आ रही कि रूस के ज़रिए इस मसले को हल कराने की कोशिश की जा रही है। रूस जाने का रूस का जो दौरा है वज़ीर दिफा का, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का, इस दौरे को आप किस तरह से देखते हैं और क्या इसमें हम रूस का इसको मीडिएशन के तौर पे कबूल करेंगे रूस को? बिल्कुल नहीं जी, ये रूस का मीडिएशन नहीं है जी। ये जो राजनाथ सिंह जी जा रहे हैं, ये वहां पे 75th विक्ट्री डे परेड है जो कि रशिया ने वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी के ऊपर पाई थी, उसकी 75th एनिवर्सरी है और उसमें पहले से ही भारत का जाना था। भारत का एक कॉन्टिजेंट भी 75 ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स का मिलकर कॉन्टिजेंट भी जो है इसमें हिस्सा ले रहा है। ये पहले 9 मई को होना था, लेकिन कोरोना वायरस के होते हुए इसको पोस्टपोन कर दिया गया और शायद अगर हालात ऐसे ना होते तो रक्षा मंत्री ना जाते, क्योंकि कोरोना वायरस है, पेंडेमिक है, फॉरेन विजिट के ऊपर रोक लगा रखी है। लेकिन हालात ऐसे आ गए हैं कि अब राजनाथ सिंह जी वहां पर गए हैं, पर वो मीडिएशन के लिए नहीं गए हैं, वो गए हैं वहां पर उनकी वहां के रक्षा मंत्री से बात होगी, वहां के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि सेना को देखते हैं उनके साथ बात होगी। और मुझे जो लगता है जो 2-3 मुद्दे जो डिस्कस किए जाएंगे, सबसे पहला मुद्दा तो है S-400 जो एंटी मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसका कि भारत ने पहले ही पैसे दे दिए हुए हैं और अप्रैल में हमें वो सिस्टम मिलना था, लेकिन रूस ने उसको पोस्टपोन कर दिया कोरोना वायरस के होते हुए कि हम उसको दिसंबर तक देंगे। तो पहली बात तो मुझे लगता है कि रक्षा मंत्री रूस के साथ बातचीत करेंगे कि इस S-400 को आप हमें प्रॉमिस के मुताबिक पहले ही दे दीजिए और अभी दे दीजिए। पहली बात तो वो होगी। दूसरी बात है, जैसे आप जानते हैं कि हमारे पास रूस का काफी इक्विपमेंट है, खासकर एयरफोर्स में और हमारी एयर डिफेंस रेजिमेंट्स के पास, उनके स्पेयर पार्ट्स, उनकी सप्लाई, क्योंकि अभी काफी ऑर्डर्स पेंडिंग है, उनको पूरा करने के लिए, और साथ में ये भरोसा लिया जाएगा रूस से कि अगर हालात बिगड़ जाते हैं तो आप हमारे जो स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई है वो जारी रखेंगे। चलिए ब्रिगेडियर अहम बात जी, सेना वायुसेना ने 33 नए एयरक्राफ्ट की डिमांड की है। जी 19 मेरा ख्याल नहीं 22 या 11 कुछ ऐसे 22 MiG-29 है और 11 सुखोई हैं, ऐसे कोई डिमांड उन्होंने की है जी। मुझे लगता है कि इसके बारे में भी चर्चा जो है रक्षा मंत्री जो है वो करेंगे। चलिए ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी ने अपनी बेबाक रखी, उन्होंने बताया कि रूस दौरे का क्या मतलब है और रूस डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह क्यों जा रहे हैं। एक ये LAC पर जो सूरत हाल है वो कब तक के किस करवट इसका ऊँट बैठेगा, ये अभी देखने वाली बात है। तो LAC पर अभी भी सूरत हाल स्टेबल तो बताई जा रही है, दोनों मुल्क दावा दोनों मुल्कों की तरफ से किया जा रहा है कि कंट्रोल में है, लेकिन बातचीत का जो दरवाज़ा है अभी भी खुला रखा गया है।
है, दिल्ली की तरफ से बाकायदा तौर पर कोशिश की जा रही है और मुँहज़बानी दावे किए जा रहे हैं चीन की तरफ से, लेकिन पहल और कोशिशें उस अंदाज में नहीं की जा रही जिस अंदाज में और जिस बड़कपन का इजहार हिंदुस्तान की सरकार कर रही है। ऐसे में चीन के पाले में अब गेंद है कि चीन को करना क्या है, चूंकि हिंदुस्तान की वजारत दिफा या हिंदुस्तान की सरकार ने आर्मी को खुली छूट दे दी है कि अब चीन जैसी हरकत करेगा वैसी ही उसी अंदाज में जवाब देने के लिए तैयार है, चाहे वो एग्रीमेंट कहीं रहे और कुछ भी रहे। चलिए रहमत, इस बीच हमें ब्रिगेडियर JS संधू साहब ने भी इस वक्त ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डिफेंस एक्सपर्ट हैं, बेहतर तरीके से चीज़ों को समझते हैं और हमें बता भी सकते हैं कि इस वक्त की सिचुएशन जो है वो किस और इशारा कर रही है। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब आपसे यही जानना चाहेंगे कि हम ये देख रहे हैं LAC पर जो डिप्लॉयड है, दोनों तरफ की एरियाज जो है, दोनों अफवाज आमने सामने खड़ी हैं और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस वक्त जो एयर बेसिस हैं वो एक्टिवेट हैं और नेवी भी स्टैंड बाय पे रखी गई है, जहां पर बातचीत भी हुई, दिल्ली और बीजिंग में भी कोशिशें की गई और लोकल लेवल पर भी तमाम कोशिशें की गई। लेकिन क्या लगता है आपको ये सब चीज़ें अब उस मोड की तरफ जा रही हैं जो LAC पर इस वक्त देखने को मिल रहा है, वहां की सिचुएशन कुछ और है और बातचीत के जरिए जो कोशिश हो रही है वो कामयाब होती नजर आ रही है? सबसे पहले जी, तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये एक बड़ा लोकलाइज्ड एक्शन ओवरऑल जितना भी फ्रंट है चाइना के साथ जी, तो दिस इज पर्टेनिंग टू ए वेरी स्मॉल एरिया। जी, अगर हम ये कहें कि वहाँ कोई उल्लंघना नहीं हुई, उल्लंघना डेफिनेटली हुई है चाइना से। जो वो पहली पोजीशन पे था उस पोजीशन से वो आगे है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे आप सैटेलाइट देखें, चाहे कुछ और जो भी जितने खबरें आ रही हैं जी, क्योंकि जो हमारी ओर से रोड बनाई जा रही, जो हमारी ओर से डेवलपमेंट हो रही थी, उसका रिएक्शन दूसरी साइड में है, क्योंकि वो एकदम चौंक गए हैं कि ये तो कुछ करते नहीं थे, चुपचाप बैठे रहते थे। नाउ ऑल ऑफ ए सडन वंस दे हैव सीन सम इम्प्रूवमेंट बीइंग डन फ्रॉम द इंडियन साइड, तो वो रिएक्ट किया उन्होंने जी। और जहां तक ओवरऑल एनालिसिस है चाइना और इंडिया का, ये काफी बार पहले भी बता चुके हैं, अभी भी बता चुके हैं, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली और वर्ल्ड में क्या पोजीशन है, क्या कर सकते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्ट्री क्या प्रेशर डाल सकते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन ऐसे मिलिट्री मैन, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस लोकलाइज एरिया में हमें किसी चीज से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर चाइना कुछ करता है, वी आर मोर देन एडिक्वेट, वी आर मोर देन सफिशिएंट टू टीच हिम अ लेसन। आगे पहले भी आपको पता चल गया होगा कि जो खबरें आ रही थी पहले सोचते कि उन्होंने हमारी ओर काफी किया, नहीं। इंडियन सोल्जर जो है उसकी क्वालिटी चाइनीज सोल्जर से बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि ये पास्ट में 62 को छोड़ दीजिए, 62 को भी अगर आप मद्देनजर रखें तो मैं अभी उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहूंगा कि किसने क्या करवाया पॉलिटिकल वजह से, लेकिन इंडियन सोल्जर की फाइटिंग कैपेबिलिटी उसमें भी वर्ल्ड में बेस्ट मानी जाती थी। जब उसके पास एमुनिशन नहीं था, हथियार मतलब जितने चाहिए थे वो नहीं थे। और सबसे बड़ी ट्रिब्यूट ये है, कई एरिया में हिंदुस्तान के सिपाहियों ने इतना अच्छा लड़ा, चाइना ने बाद में बताया कि ये इतना अच्छा इन्होंने लड़ाई किया और उनकी समाज चाइना ने बनाई उधर के, हाँ भी ये है जी। और हिस्टोरिकली और जाए तो जनरल जोरावर सिंह इसी एरिया में देखिए, आज से 300 साल पहले, 400 साल पहले इसी एरिया में उन्होंने सब चाइनीज को शिकस्त दी हुई है, जिस एरिया की बात कर रहे हैं अभी हम जी। और इस एरिया में भी तिब्बतियन ने अब उनके लिए एक जो उनकी अपनी किस्म का एक मंदिर होता है वो बनाया हुआ है, और जो प्रेग्नेंट वुमन होती हैं वो जाती हैं उधर, वहाँ पूजा करती हैं थोड़ी कि हाँ जो मेरे बेटा पैदा हो वो इतना ताकतवर हो, इतना बलवान हो। तो उससे हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है जहां तक चाइना, क्योंकि ये 62 वाली बात नहीं है और भी कुछ नहीं है। हाँ, ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन पे यस, न्यूमेरिकली या आप बोलें या ओवरऑल इकोनॉमिकली यस, चाइना हैज गॉट एज। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं हमारे गौतम भंबावले साहब, वो ये भी कह रहे हैं कि
इस वक्त की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए अगर यहाँ पर ज़रूरत पड़े तो शायद आर्मी तो तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी पॉलिसी जो है उसमें और बदलाव लाने की, उसको और मजबूत बनाने की ज़रूरत है। क्या आपको वाकई में लगता है हमारी जो विदेश नीति है उसमें कहीं कमजोरी रही जिसका फायदा चीन उठा रहा है? बिल्कुल कमजोर रही, विदेश नीति बिल्कुल कमजोर है, क्योंकि जब तक आप जी चाइना को वर्ल्ड लेवल के ऊपर नहीं ठहर सकते उनके सामने, तो मैं अपनी विदेश नीति को कमजोर मानूंगा जी। क्योंकि सबसे पहले मेरे को ये बताइए कि हमने ताइवान में क्या किया है, हमने इंडियन ओशन में क्या किया है अपनी नेवी से, ठीक है। हमने जितने भी इन्होंने तिब्बत में क्या किया है, अभी इतने 59 से वो आए हुए हैं, बैठे हुए हैं उधर, कुछ नहीं किया है हमने। और मैं 10 कंट्री का और नाम ले लूंगा। और अपना देखिए, दूर के कंट्री छोड़ दीजिए, श्रीलंका अभी इतना ऋणी हो गया है चाइना का, इतना उसके ऊपर डेट हो गया कि चाइना कभी भी उसको कोलैप्स कर सकता है जी। पाकिस्तान भी अभी उसके ऊपर इतना डेट हो गया कि वो कभी भी कोलैप्स करता उसने किया है। बांग्लादेश ऑल्सो हैविंग वेरी फेवरेबल रिलेशंस विद हिम, ठीक है। बर्मा ऑल्सो, बर्मा में मैकमोहन लाइन, जो हमारे इंडिया में मैकमोहन लाइन मानते नहीं है, बर्मा में मैकमोहन लाइन चाइना ने मानी हुई है। तो ये मैं आप खुद ही जज कर लो कि अगर ये सब चीजें हो रही हैं, और लास्टली आप देख लीजिए, द ओनली हिंदू नेशन इन द वर्ल्ड, नेपाल इज ऑल्सो नॉट फेवरेबली डिस्पोज्ड टुवर्ड अस फॉर द टाइम बिंग जी। तो ये जो सब बातें हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं? इसका मतलब हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी है। चलिए, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर JS संधू साहब ज्वाइन करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और इस बीच बात भारत और चीन के हवाले से हो रही है। यहाँ पर ये भी आपको बताते चलें, जो अभी संधू साहब रहमत कह रहे थे कि इस वक्त हमारी विदेश नीति, जहाँ पर उन्होंने जिक्र किया अलग अलग ममालिक का जिनके साथ हमारे ताल्लुकात पहले बेहतर थे, शायद अब थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी बनी है जहाँ पर बेहतर रिश्ते नहीं हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक और चीज़ यहाँ पर ये भी बताते चलें कि एक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, उनका भी उनकी तरफ से किताब लिखी गई है और उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जो इस वक्त सिचुएशन बनी है, ख़ास तौर से उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनातनी रही है सरहदी इलाकों को लेकर, मिलिटेंसी को लेकर, जो टेररिज्म को लेकर बातचीत, और टेररिज्म एक साथ नहीं चल सकता, भारत की तरफ से हमेशा कहा जाता रहा, लेकिन शायद सरहद पार से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। इस चीज़ को उन्होंने अपनी किताब में भी कोट किया, जहां कुछ ऐसी बातें उन्होंने लिखी जो शायद भारत के फेवर में नहीं हो, लेकिन इस चीज़ का ज़रूर बोल्टन की तरफ से ये इसमें जिक्र किया गया, जो फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जॉन बोल्टन, उनकी तरफ से ये ज़रूर कहा जा रहा है कि इस वक्त जो भारत और पाकिस्तान के बीच में भी हो रहा है, उन्होंने चीन से हट के ज़रा बात की रहमत, कि अगर दोनों ममालिक के बीच दोनों हरीफ आमने सामने खड़े हों, इस तरह की बातचीत इस वक्त काम ना कर रही हो, सरहदी इलाकों में तनाव हो और उसको लेकर डिप्लोमेटिक जो टाइज़ हैं उस पर असर पड़ता हो, वहाँ पर अमेरिका का रोल बढ़ जाता है और अमेरिका को इन सब चीज़ों को सीरियस लेना चाहिए। जी देखिए, बिल्कुल सबसे पहले बता देंगे, जॉन बोल्टन की जो किताब है वो किताब बहुत ही अहम है और इस किताब को लाख कोशिश की गई है। मैं किताब का नाम बता रहा हूँ, द रूम वेयर इट हैपेंड, अ वाइट हाउस मेमोयर। तो ये किताब, इस किताब में बहुत सारी ऐसी बातें हैं या बहुत सारे ऐसे इंकशाफात हैं जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हक़ में भी नहीं है। यही वजह है कि अमेरिकी इंतज़ामिया की जानिब से बार बार कोशिश की गई कि बोल्टन की इस किताब को रिलीज़ न करने दिया जाए, बाज़ाब्ता तौर पर इसका इजरा न होने दिया जाए, लेकिन फिर भी लाख कोशिशों के बावजूद ट्रंप इंतजामिया को नाकामी मिली है और नाकामी का नतीजा ये है कि कल ये किताब रिलीज़ हो रही है। इस किताब में दो इंतहाई अहम बात है। सबसे पहली बात जिसको लेकर के पूरे अमेरिका में हंगामा है और इसको लेकर के ट्रंप इंतजामिया के जो हाथ पांव फूल रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ी और अहम वजह ये है कि हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के दरमियान जो रिश्ते रहे हैं और जो रिश्ते हैं दिल्ली से इस्लामाबाद के, इस रिश्ते को इग्नोर न किया जाए, बाज़ाब्ता
तौर पर यह कहा गया है, चूँकि ये बारीकियों से इन चीज़ों को जानते हैं कि खारजा पॉलिसी क्या कुछ अमेरिका की है, क्या थी और किस तरह से बदली गई है। इन तमाम चीज़ों को लेकर कई इंकशाफात इस किताब में किए गए। एक बड़ा इंकशाफ जिसको लेकर के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप परेशान है, इसमें यह है कि चीन से मदद ली थी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जब ये सदर नहीं बने थे, यानी कि लास्ट सदारती इंतखाब में अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से मदद ली थी जीतने के लिए, इलेक्शन को बाकायदा तौर पर डाइवर्ट करने के लिए, अपने फेवर में करने के लिए चीन से मदद ली थी। इस किताब में एक सबसे बड़ा खुलासा है जिसकी वजह से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के होश उड़े हुए हैं। इसके अलावा इस किताब में बहुत सारे ऐसे इंकशाफात हैं जो एक्सटर्नल पॉलिसी जो होती है, फॉरेन पॉलिसी जो होती है एक कंट्री की, अमेरिका की, उस फॉरेन पॉलिसी की कमियों, खूबियों और ख़राबियों का ही जिक्र किया गया। और माना यह जा रहा है, ट्रंप इंतजामिया का कहना है या फिर अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि इस तरह की चीज़ों को बाहर नहीं आना चाहिए, पब्लिक में नहीं आना चाहिए। इससे जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो कहीं ना कहीं जाके मुतासिर होती है। इसलिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पहली परेशानी ये लायक है कि उनके हवाले से लेकर जो कुछ फॉरेन पॉलिसी जो बनाई गई, जो ज़बरदस्तियाँ की गई, जो जानबूझकर जो फैसले लिए गए, जो गलत फैसले हुए, जो सही फैसले हुए, इन तमाम फैसलों पर एक तो उस पर ब्रीफ दिया गया, दूसरा ये कि उन पर तबसरा भी किया गया है। तो इसमें जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी इस बार कितनी कमज़ोर रही है, जिसकी वजह से कई मुल्कों से रिश्ते उनके मुसलसल खराब हैं। बिल्कुल, आपने रिश्तों की बात की तो इसी बात का जिक्र, मेन फोकस जो है वो इस पर भारत और पाकिस्तान का जो जिक्र हम कर रहे थे कि क्यों किया वहां पर बोल्टन ने अपनी किताब में, इसलिए कि जब दो न्यूक्लियर पावर्स आमने सामने खड़ी होती हैं तो उस वक्त अमेरिका और ईरान और अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच किस तरह के रिलेशंस रहे, कहीं ऐसी सिचुएशन दोबारा ना बने वहां पर उन कंट्रीज में जो बिल्कुल एक दूसरे से सटी हुई है और 47 तक एक साथ थी, सिर्फ एक तार बीच में लगी है, जो अपनी किताब में वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं। बहरहाल ये बात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, जहां पर सूरत हाल कुछ इस तरह की बनी है जिसका अब तबसरा बाहर भी किया जाने लगा है और जो रिश्ते हैं उसको लेकर भी किताबों से लेकर टेलीविजन चैनल्स और यहाँ तक कि अब मुख्तलिफ अखबारों का हिस्सा भी इस वक्त भारत और पाकिस्तान बनने लगे हैं। कई तरह की जो है इस पर तबसरे किए जा रहे हैं। बढ़ते आगे बात अब लाइन ऑफ कंट्रोल भी करते हैं, क्योंकि सरहदी इलाकों में भी किसी तरह की राहत लोगों के लिए नहीं है। जहां पर हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो हकीकी लाइन ऑफ कंट्रोल लद्दाख में कशीदगी की बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ शुमाली कश्मीर से लेकर खित्ता पीर पंजाल तक दोबारा भारत पाकिस्तान अफवाज के दरमियान जिस तरीके से गोलाबारी का तबादला होता है और इसके बीच में आम लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ती है, इसमें फिलहाल लोगों को किसी तरह की राहत नहीं मिल रही है। एक बार फिर जो दिफाई जराये के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन किया गया नौशहरा राजौरी के अंदर, इसके साथ साथ पुंछ के अंदर भी दो अलग अलग मकामात पर फायरिंग हुई है, जिसमें कुछ रिहायशी मकानात को जुज़वी नुकसान की इतलात मौसूल हुई है नौशहरा से। इन इलाकों के अंदर एक बार फिर दहशत और खौफ का माहौल बढ़ा, क्योंकि कोविड-19 के कहर के बीच इन इलाकों के अंदर करीब 3 महीने जहां पर लॉकडाउन की बात भी, अगर फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ अनलॉक का, तो तब भी इन इलाकों के अंदर मुकम्मल तौर राहत नहीं मिली लोगों को। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी तरफ सरहदी कशीदगी या इस गोलाबारी के बीच आम लोगों के लिए यहाँ पर जिंदगी गुजारना, उनके लिए यहाँ पर जीना बेहद मुश्किल हो जाता है। नौशहरा राजौरी में भी इसी तरह की सूरत हाल बनी है, जहाँ पर आज सुबह खबरें आई कि जब सहरी के वक्त में यहाँ पर दोबारा फायरिंग शुरू हुई और उसका जवाबी कार्रवाई उस पर भारतीय फौज की जानिब से की गई। और इन इलाकों में अभी भी दहशत का माहौल, इसलिए क्योंकि आज ज़्यादातर लोग जो है वो किसान इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और ये किसान जो अपनी खेतों का रुख करते हैं, लेकिन सूरत हाल ऐसी नहीं है जहां पर वो इस वक्त घर से बाहर निकल पाएँ। एक उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि कृष्णा घाटी नौशहरा के साथ साथ कृष्णा घाटी पुंछ में भी आज सुबह फायरिंग हुई है। नौशहरा में 5:30 बजे फायरिंग शुरू हुई और उसके बाद 3:30 बजे के आसपास जो कृष्णा घाटी से भी गोलाबारी की इतलात मौसूल हुई। हालांकि किसी तरह के जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई हैं, लेकिन इस बीच इन इलाकों के अंदर कई रिहायशी मकानात को जुज़वी नुकसान की इतलात मौसूल हुई हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि मुसलसल तीसरा ऐसा दिन है जब सरहदी कशीदगी फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही है। मुसलसल तीसरे रोज़ शुमाली कश्मीर से खित्ता पीर पंजाल तक फायरिंग हो रही है। जमशीद मलिक हमारे साथ हैं। जमशीद, अभी क्या कुछ ताज़ा तफसीलात हैं नौशहरा और कृष्णा घाटी सेक्टर से? जमशीद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात काफी कशीदा बने हुए हैं, जहाँ लगातार पाकिस्तान की तरफ से फाइट किया जा रहा है। और आज सुबह होने वाली गोलाबारी में किसी जानी व माली नुकसान की खबर तो सामने नहीं है,
लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात दिन ब दिन कशीदा होते जा रहे हैं, जहाँ आए दिनों गोलाबारी का सिलसिला देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों में काफी अब दहशत देखने को मिल रही है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल के पुंछ से लेकर उड़ी तक अगर हम बात करें तो हालात काफी कशीदा बने हुए हैं। और आज सुबह होने वाली गोलाबारी में किसी जानी व माली नुकसान की खबर तो अभी तक सामने नहीं आई, मगर जिस तरह लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात बने हुए, इससे लोगों में काफी दहशत देखने को मिल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इस वक्त गोलाबारी का सिलसिला जरूर थमा है, लेकिन सुबह सुबह इन इलाकों के अंदर 3:30 बजे के आसपास कृष्णा घाटी सेक्टर में फायरिंग शुरू हुई और नौशहरा सेक्टर के अंदर भी 5:30 के आसपास गोलाबारी की खबरें मिली और इस वक्त जरूर फायरिंग का सिलसिला थमा है, जो जमशीद बता रहे थे। लेकिन इन इलाकों के अंदर इस वक्त लोगों की जिंदगी अजीरन इसलिए बन गई है क्योंकि मकामी लोगों के लिए घर से बाहर निकलकर यहाँ पर जो मकामी सतह पर कामकाज कोई करता है, मामूल की जिंदगी अगर पटरी पर लौटाने की कोशिश लॉकडाउन के बाद है तो शायद उस तरह का भी कोई रास्ता साफ नजर नहीं आता है। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। अब बात कोविड-19 की भी करेंगे क्योंकि मुल्क के अंदर कोविड-19 का कहर जारी है और दुनिया भर के कुछ ममालिक जहां पर केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं और इस फहरिस्त में भारत भी चौथे स्थान पर है। वो भी आपके सामने रहमत डेटा रखेंगे फटाफट से। उसके बाद मुल्क के अंदर क्या कुछ सिचुएशन है और दिल्ली से लेकर कश्मीर तक क्या कुछ फैसले इंतजामी उमूर चलाने वाले अफसरान ले रहे हैं और साथ ही साथ जो लेटेस्ट अपडेट्स 24 घंटों की सूरत हाल रहेगी हेल्थ मिनिस्ट्री की जानिब से, जैसे ही आंकड़े जारी किए जाएंगे वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको रहमत बताएंगे वर्ल्ड वाइड 3-4 ऐसे देश जहां पर सबसे ज्यादा केसेस और नंबर ऑफ डेथ्स जो हैं वो मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में पूरी रफ्तार के साथ जारी है और अब तक की जो तादाद बताई जा रही है पूरी दुनिया में करीब 9.5 लाख मुतासरीन की तादाद बताई जा रही है। जो तादाद हिंदुस्तान में है वो तादाद इंतहाई चौंका देने वाली है, चूँकि हम देख रहे हैं कि मुसलसल तादाद बढ़ती ही जा रही है और इस वक्त जो पूरी दुनिया में तादाद बताई जा रही है रिकवरी वाले की वो करीब 48,38,345 हो गई है। 48,38,000। इस बीच एक बात आपको बता दें कि 90,46,208 पूरे मुतासरीन की जो कोरोना इफ़ेक्टेड लोग अब तक पूरी दुनिया में, यानी धीरे धीरे ये तादाद 1 करोड़ के आसपास पहुंचती दिखाई दे रही है। तो ये एक तादाद बहुत ही डरावनी तादाद है। इस बीच आपको ये भी नहीं बोलना चाहिए कि 4,70,703 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में अब तक के मौत हो चुकी है। इस बीच हिंदुस्तान धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता दिखाई दे रहा है और चौथे नंबर पर आ चुका है। अब हम आपको बताएंगे कि 3 कंट्रीज़ कौन से हैं जिनसे जो हिंदुस्तान से अभी भी आगे है। सबसे पहला नाम अमेरिका का है, जहां अब तक के कोरोना वायरस के मजमूई तादाद जो मुतासरीन की है 23,56,657 बताई जा रही है अभी, और 1,22,000 से ज़्यादा लोगों की अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से अब तक के मौत हो गई है। दूसरे नंबर पर ब्राज़ील है, जहां कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 10,86,990 यानी 11 लाख के आसपास ये तादाद ब्राज़ील में भी पहुंच चुकी है और 50,659 लोगों की मौत हो चुकी है। 50,000 लोग ब्राज़ील में भी कोरोना वायरस से अब तक के हलाक हुए हैं। तीसरे नंबर पर रूस है। रूस में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 5,84,680 इस वक्त बताई जा रही है जब हम आपसे बात कर रहे हैं। तो ये रूस की तादाद है और रूस में अब तक के कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 8,000 के पार जा चुकी है। तो रूस के बाद चौथे नंबर पर हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में अब से कुछ देर बाद हिंदुस्तान में नया डेटा आएगा, लेकिन इस वक्त जो हमारे सामने फिगर है वो 4,26,910 है और 13,703 अब तक के मरने वालों की तादाद है। तो हिंदुस्तान चौथे नंबर पर है 4,26,000 कोरोना के मुतासरीन के साथ। तीसरे नंबर पर रूस है 5,84,000 यानी 6 लाख के मरीजों के साथ मुतासरीन के साथ। दूसरे नंबर पर ब्राज़ील है 10,86,000 यानी 11 लाख के साथ और एक नंबर पर पहले नंबर पर 23,56,000 यानी 23.5 लाख से ज़्यादा मुतासरीन के साथ अमेरिका है और ये तादाद है वर्ल्ड वाइड। अब ऐसे में हिंदुस्तान के अंदर जो सूरत हाल है उसमें का महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल महाराष्ट्र की है, क्योंकि महाराष्ट्र में रोज़ाना 2 से 3 हज़ार नए मामला सामने आ रहे हैं और 100-200 मुतासरीन के मरीज़ों के मरने की भी खबर आ रही है और वहाँ भी 1 लाख से ज़्यादा मरीज़ों की तादाद हो गई, 1.25 लाख के पार जाती हुई ये तादाद दिखाई दे रही है। क्योंकि इस वक्त जो हमारे पास अनऑफिशियल आंकड़े हैं, आदाद शुमार है, 1,32,000 बताई जा रही तादाद। और साथ ही साथ दूसरे नंबर पर अब
तमिलनाडु को पीछे छोड़ करके दिल्ली आ गई है। दिल्ली कौमी राजधानी दिल्ली दूसरे नंबर पर है हिंदुस्तान के मुतासरा रियासतों में। पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर दिल्ली। चूँकि दिल्ली में भी कोरोना वायरस केसेस की तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ी है, ऐसे में जो तादाद दिखाई दे रही है इस वक्त दिल्ली में वो 59,746 के पार जाती हुई दिखाई दे रही। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, करीब 59,000 से पार यहाँ भी तादाद दिखाई दे रही है और दिल्ली और तमिलनाडु के बीच बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया है। तो ये तमिलनाडु से ज़्यादा रफ्तार तेज़ है दिल्ली में कोरोना मुतासरीन की। चलिए, बात दिल्ली की थी और स्टेट्स की भी अलग अलग करके जैसे ताज़ा तरीन आदाद शुमार जारी किए जाएंगे सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, वो आपको बताएंगे। लेकिन अब आपको जम्मू कश्मीर भी लिए चलते हैं, जहां पर मुल्क के अंदर हम रिकवरी रेशो की अच्छे होने की बात कर रहे हैं। जो लगातार फिगर्स हैं या परसेंटेज है वो मुसलसल बढ़ रही है, तो जम्मू कश्मीर से भी अच्छी खबर है। और अच्छी खबर इसलिए भी नहीं है और इसलिए भी है, एक तो ये कि हमारे सामने जो केसेस आ रहे हैं वो तादाद मुसलसल बढ़ रही है, ये अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी नहीं चाहेगा कि इतने आंकड़े ले ली जाएं। दूसरा ये कि इस वक्त जो रिकवरी रेशो है इस वक्त दूसरी स्टेट से जम्मू कश्मीर का ज्यादा है और ये 50% से ऊपर हो चुका है। ये मैं नहीं बल्कि ऑफिशियल आंकड़े कहते हैं, रिपोर्ट कहती है। उसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें, हालांकि हेल्थ डिपार्टमेंट का काफी ज्यादा इसमें रूल रहा है। इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस वक्त हालांकि जम्मू कश्मीर के अंदर डेली बहुत ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं और काफी तेजी के साथ 100, 125, 130 यहाँ तक कि 200 के करीब भी मामले मुसलसल जाते रहे। लेकिन इन सब के बीच में पिछले 10 दिनों के अंदर रिकवरी रेट जो है वो 30% से 56% तक पिछले 10 दिनों के अंदर जम्मू कश्मीर में पहुंच गया है। ये बड़ी अच्छी खबर है। एक दूसरा, ये 9 जून को हमारे पास रिकवरी रेशियो जम्मू कश्मीर के अंदर 30% था, जिसमें 4,285 एक्टिव मामले थे ओवरऑल जो केसेस थे उनमें से, और इनमें से 1,324 केस जो हैं वो रिकवर हो चुके थे 9 जून तक। उसके बाद कश्मीर वादी के अंदर 58% तक, हालांकि केसेस जो हैं वो पॉजिटिव केसेस 58% तक बढ़ गए, लेकिन 18 जून तक 4,272 पॉजिटिव केसेस थे, 2,511 केसेस थे वो जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके थे और आज मुकम्मल तौर पर यह कहा जा सकता है जो कोविड-19 से निजात पा चुके थे। और पिछले 5 दिनों के अंदर 30% से रिकवरी रेशो 56% तक छलांग लगा चुकी है, जो कि एक पॉजिटिव खबर है। और इसलिए भी क्योंकि 5,555 जहां तक पॉजिटिव केसेस रहे थे जो पिछले 10 दिनों के दौरान भी हमारे सामने फिगर सामने आए, इनमें से 3100 से ज्यादा ऐसे केसेस थे जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल से, क्वारंटाइन सेंटर से जो लोग रोबा सेहत होकर घरों के लिए रवाना कर दिए गए थे। यह अच्छी चीज है। और पिछले जो अप्रैल का पूरा वीक गुजरा है या पूरा महीना गुजरा है, वहां से लेकर अब तक ये सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है रिकवरी रेशियो देखी गई है और इसमें 72% रिकवरी जम्मू प्रोविंस के अंदर भी देखी गई है। और ओवरऑल जो हम यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो 30 से 56% तक इस वक्त पहुंच चुकी है। हमारे साथ डॉक्टर रियाज अंतु साहब भी है, सुपरिटेंडेंट हैं जेवीसी हॉस्पिटल श्रीनगर के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। हम जानते हैं कि आपके पास वक्त काफ़ी कम है, आप ड्यूटी पर हैं इस वक्त भी, अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन जिस रिकवरी रेशो की हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उसमें आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है हेल्थ अथॉरिटीज़ का। डॉक्टर, पैरामेडिक्स जिस तरीके से अपनों को छोड़कर अपने दूसरों की जिंदगियां बचाएं और आज यही नतीजे हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन 30 से 56 तक जाना एक पॉजिटिव चीज़ है। किस तरीके से ओवरऑल सिचुएशन को आप अभी देखते हैं एक मेडिकल एक्सपर्ट होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते, और ये जो 56 तक गई है, क्या उम्मीद करेंगे कि 60-70 तक भी बहुत जल्दी तादाद पहुंचेगी या परसेंटेज? जी, उम्मीद तो ये है कि जो यहाँ प्रोग्रेस है डिजीज का वो कंटेंट है जी, और रिकवरी रेट रोज बढ़ रहा है इस वक्त। और जैसा कि कोविड स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स के फिगर्स हैं जी, जिनमें सरफहरिस्त है स्किम्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बेमिना, JLNM हॉस्पिटल रेणावारी श्रीनगर और भी दीगर हॉस्पिटल जो डायरेक्टर हेल्थ के या मेडिकल कॉलेज या स्किम्स हैं, रिकवरी रेट डे बाय डे बढ़ रहा है और उम्मीद है ये काफी हद तक बढ़ेगा। इसके पीछे एक तो जैसे आपने फरमाया कि मेडिकल का अमला जो दिन रात इस मेहनत में लगा हुआ है, दूसरा इसमें टाइमली ट्रीटमेंट उन केसेस का जो सिम्प्टोमेटिक हैं या जो फिर जिनके डिजीज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में पहुंच गई है, जिनको हाई डिपेंडेंसी यूनिट में रखना है, जिनको आईसीयू में रखना, वो भी इलाज मुआवजा अच्छी तरीके से चल रहा है जी। तीसरा है अद्वियात के साथ साथ हॉस्पिटल के अंदर मरीजों को एक स्पेशल जो डाइट दिया जा रहा है
जिसका भी यहाँ हुकूमत ने एक डाइट मेनू भी मुकर्रर किया हुआ है। उसके तहत हर जगह जो है अच्छी क्वालिटी का डाइट, जिसके अंदर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, जिसको आमतौर फल, सब्जियां सब दिया जा रहा है, और साथ में मल्टीविटामिन भी दिए जा रहे हैं, और वो सारा हाइजीनिक कंडीशंस में दिया जा रहा है। ये है। और तीसरा एक इम्पोर्टेंट जुज जो है रिकवरी में, वो है साइकोलॉजिकल, क्योंकि ये कोविड का मरीज जो है ये साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड होता है, और डिप्रेशन से आदमी की इम्यूनिटी पे बहुत असर पड़ता है जी। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए साइकेट्रिक काउंसलिंग की जाती है इनका मिजाज खुश रखने के लिए। रिक्रिएशन की सुविधाएं, फैसिलिटीज भी रखी गई हैं कुछ हॉस्पिटल में, जैसे स्किम्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जुमना, जहां का कि मैं प्रिंसिपल हूँ। हमने इनको हर वार्ड के अंदर टेलीविजन की सहूलियत रखी है, जिससे वो बिजी रहते हैं, मशगूल रहते हैं। कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं। अभी रिसेंटली एक मंजूर अहमद था जिसने टीवी पे भी दिया बयान, जो कि फिजिकल एक्सरसाइज इंड्यूस करा रहा था सब पेशेंट्स को मिलके, तो एक इम्यून बूस्टिंग हो जाती है, तो इसमें डिजीज जो है बिल्कुल जो कंट्रोल में रहती है जी। तो ये कुछ ऐसी वजूहत हैं जिनकी वजह से रिकवरी रेट बढ़ने की उम्मीद है और बढ़ रही है। डॉक्टर साहब, आपने जहां तक ये जिक्र किया डिप्रेशन का, हम ये देख रहे हैं कि इस सिचुएशन में शायद डिप्रेशन का काफ़ी ज़्यादा लोगों की एक तादाद है जिसको हम डिप्रेशन का शिकार देख रहे हैं। लेकिन बाहर से वापस आने वाले लोग और उन स्टेट से वो लोग पहुंचते हैं जहां पर सबसे ज़्यादा मुतासरीन की तादाद होती है, वापस जम्मू कश्मीर में आना जहां पर कहीं ना कहीं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या फैसिलिटीज़ भी उनके जहन में ज़रूर रहती हैं। लेकिन क्या मकामी सतह पर जो आपकी कोशिशें रही हैं, किस तरीके से उस सिचुएशन से बाहर एक पेशेंट को निकालने की कोशिश की जाती है जो ऑलरेडी 30 से 40% या 50% कोविड-19 का शिकार होता है, बाकी वो खुद को इसलिए कमज़ोर कर देता है क्योंकि वो स्टेट से आया होता है या फिर उस जगह से जहां पर ऑलरेडी पॉजिटिव केसेस आए होते हैं। ऐसे में वो खुद इस सिचुएशन से बाहर ना निकल पाए, लेकिन आपका रोल किस तरीके से रहता है कि उसको कम से कम ये हौसला बढ़ाया जाए कि कोविड-19 से वो वापस ठीक हो जाएगा, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट होती है? आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। ये दो तरीके की जहनियत के शिकार लोग हो रहे हैं। एक तो वो जो कि नहीं है, घरों में है, कुछ लॉकडाउन की वजह से ये सोच रहे रहते हैं ये कब खुलेगा, कब नॉर्मल सी आएगी, इस जहनी तनाव के अंदर वो इस वक्त जी रहे हैं। वो भी एक जो है इफेक्ट करता है उसमें मरीज को। अगर कोई हल्का सा वायरस लोड भी हो जाता है तो इम्यूनिटी कम होने से इन्फेक्शन हो जाता है। इसमें जो भी वादी के अंदर या पूरे यूनियन टेरिटरी के अंदर मेडिकल कॉलेज में या डायरेक्टरेट हेल्थ के अंदर साइकेट्रिस्ट्स हैं, वो सलाह मशवरा देते रहते हैं। टेलीफोन पर, ऑनलाइन पर टेलीथेरेपी हो रही है, साथ साथ हर रोज रजिस्ट्रेशन होती है। उनको बताते हैं कि इस चीज से आप बाहर निकल आइए। दूसरा तबका वो है जो कोविड पॉजिटिव टेस्ट डिक्लेयर हो जाता है कि ये पॉजिटिव है। वो एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है, वो हल्का सिम्प्टोमेटिक हो सकता है, वो या ज्यादा उसमें डिजीज हो जिसकी परसेंटेज कम होती है, मिकदार कम होती है, क्योंकि ज्यादा 80 से 85% तक तो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, और उससे ज्यादा जो सिम्टम्स वाले होते हैं उसमें भी फिर बहुत कम परसेंटेज ऐसी है जिनकी की क्रिटिकल डिजीज होती है। अब ये सारे जो इफेक्टेड हैं, इनके जहन में एक तनाव सा है कि हम कोविड पॉजिटिव हैं, हमारा क्या होगा आगे, या सोशल स्टिग्मा एक अटैच है कि कोविड से निकल के लोगों को पता ना चले कि मैं कोविड में एडमिट था। तो ये सब चीजों के लिए साइकेट्रिक काउंसलिंग जो हो रही है वो उसका बहुत ही एक अहम रोल है इस वक्त। तो वो चीजें हम दोनों कर रहे हैं, तो उसके काफी नताइज बरामद हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, आखिर में एक आपकी तरफ से एक माहिराना मशवरा क्या रहेगा उन लोगों के लिए, खासतौर से लॉकडाउन भी है और जो आपने जहनी तनाव की बात की, तो फाइनेंशियल क्रंच, लॉकडाउन कब ओपन होगा, कब बाजार जाएं, घर से बाहर कब निकलें, बहुत सारी चीज़ें जहन में रहती हैं। इन सब से बाहर निकलने के लिए या फिर जो ऑलरेडी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला लोग हैं उन सबको क्या करने की ज़रूरत है, तब जबकि हॉस्पिटल्स भी इस वक्त, आप खुद भी लगातार ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल्स कोशिश करें लोग कम आएँ क्योंकि वहाँ पर भी इन्फेक्टेड होने का ज़्यादा जो है वो खतरा बढ़ सकता है। तो ऐसे में घर बैठे वो क्या करें, क्या मशवरा उन लोगों के लिए रहेगा, और डाइट प्लान जो है क्या वो हफ्तावार या हर दिन चेंज करने की ज़रूरत है इस सिचुएशन को देखते हुए? देखिए, जैसे आपने फरमाया कि घर में अगर लोग हैं जो घर में काम कर सकते हैं, ऑनलाइन काम कर सकते हैं, वो बेहतर वो काम करते रहे। जिनको बाहर जाने की जरूरत है वो हुकूमत की तरफ से दिए हुए उन तमाम तदाबीर पर सख्ती से अमल करें जी। इसके इनिशियल स्टेज में हमें लॉकडाउन के नतीजे बरामद हुए थे। यानी वी हैव टू लिव, हमें अब कोविड के साथ रहना है कि ये ऐसा नहीं है कि बस 1 महीने में खत्म हो रहा। ये नॉर्मल सी इमीडिएटली नहीं आएगी, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये कोशिश करनी है कि कोविड को कंटेन रखे और कोविड में थोड़ा सा जीने की आदत डालनी है। लेकिन इफ वी फॉलो द प्रोटोकॉल्स, गाइडलाइंस एंड SOPs,
विल बी एबल टू डिफीट इट, हम इसको डिफीट कर सकते हैं। जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिना मास्क के कोई भी घर से बाहर ना निकले, उससे जो है इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें लोग, चाहे वो बाजार हो, चाहे वो मॉल हो, चाहे वो दफ्तर हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो मजमा हो, कहीं ना सोशल गैदरिंग हो, ना रिलीजियस गैदरिंग हो, ना कल्चरल एक्टिविटी ऐसी हो जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल ना करें। इन चीजों से हमें बहुत फायदे मिलेंगे। इसके साथ साथ हैंड सैनिटाइजेशन का एक बहुत ही अहम रोल है। आखिर हमने वायरस को फैलने से रोकना है, ऑटोमेटिकली वायरस लोड कम हो जाएगा सोसाइटी के अंदर। वायरस या तो मुंह से, जिसमें नाक और मुंह का अहम रोल है, जिस पर आप मास्क कवर करते हैं। दूसरा है फोमिटस, जो कि हाथ से स्प्रेड होता है। आपने फल खरीदा, दुकान से सौदा खरीदा, सब्जी खरीदी, आपने करेंसी का नोट बदला, कहीं भी हाथ में वायरस लगाओ तो ये ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए हैंड सैनिटाइजेशन का बहुत ही अहम रोल है, जिसमें कि फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश और सैनिटाइजेशन। और तीसरा मेरा ये मशवरा होगा कि अगर लोग इसमें कोशिश कर सकते हैं, जैसे कोई भी चीज बाहर से खरीदी हो, इमीडिएटली इस्तेमाल ना करें, उसको कम से कम 12 से 24 घंटे का वक्फा दें, घर में आउटहाउस में रखें। उसमें भी बहुत कम फिर आगे फैलने का खतरा रहता है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर रियाज अंतु साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। और चूंकि इस वक्त अपनी ड्यूटी भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ हमें भी कुछ वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और आपने जो मशवरा दिया उम्मीद करेंगे हमारे नाज़रीन तक ज़रूर पहुंचा होगा। अब जरा केसेस के हवाले से बात करेंगे, जहां पर मुल्क के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं तो फटाफट से आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके सामने रखते चलें। अभी तक जो डिटेल्स अमर्ज हुई हैं, जो जम्मू कश्मीर के अंदर भी सिचुएशन रही है, जहाँ पर 6000 के करीब फिगर्स पहुंच चुके हैं, तो ओवरऑल जो सिचुएशन इस वक्त है वो दीगर स्टेट्स की तरह तो नहीं है, थोड़ा बेहतर ज़रूर है। जो रिकवरी की भी हमने जहां तक बात की थी, लेकिन उसके साथ साथ जो डेथ लगातार खबरें आ रही हैं कि कश्मीर वादी से या फिर जम्मू प्रोविंस से जो डेथ की परसेंटेज है वो भी कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों के अंदर बढ़ती हुई देखने को मिली है। और पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान जो केसेस आए हैं, इनमें 20 केसेस जम्मू से, 102 केसेस कश्मीर से आए हैं। लेकिन इन सब के बीच में 46 ऐसे पेशेंट्स थे जो कल भी रिकवर हुए, और इनमें 38 जम्मू डिवीज़न से, बाकी कश्मीर डिवीज़न से रिकवर हुए हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। सनम एजाज सीनियर न्यूज़ एडिटर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। सनम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अभी डॉक्टर रियाज अंतु साहब से भी बात हो रही थी, रिकवरी रेशियो है काफ़ी अच्छा है इस वक्त। पिछले 10 दिनों के अंदर करीब 26% इजाफा इसमें देखने को मिला है, 30 से 56 तक बढ़ गया जो है वो इजाफा हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जो एक्टिव केसेस हैं या पॉजिटिव केसेस हैं और नंबर ऑफ केसेस भी इस वक्त परसेंटेज 58% तक जा पहुंची है। किस तरीके से ओवरऑल इस वक्त सिचुएशन को देखते हैं और लोगों का रिएक्शन, या फिर जो पहले तैयारियां थी, क्या दिन गुजरने के साथ हम उस स्टेज के लिए भी तैयार हैं जहां पर सिचुएशन और भी खतरनाक हो सकती है और 100+ केसेस हर 24 घंटे में जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आज से जो केसेस की तादाद है वो कम नहीं हुई है, लेकिन एक चीज है हमें बड़ी ये कहते हुए कि पिछले दिनों जो रफ्तार थी, जो 500-600 की रफ्तार थी, वो कम हो गई है पॉजिटिव केसेस की रफ्तार। लेकिन उसके साथ साथ हमें पॉजिटिव केसेस में ये भी देखना है कि हमारी जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छी जा रही है। 50% से ऊपर जो रिकवरी रेट है वो जा रही है, और बड़ी तादाद में लोग जो है वो रिकवर होकर घरों पर जा रहे हैं, घरों को वापस जा रहे हैं। और इसके लिए जो सारा क्रेडिट है वो जो है वो हमारे डॉक्टर्स को जाना चाहिए, और जिस तरह से वो मेहनत करें। लेकिन कहीं न कहीं कुछ जगहों पे लूप होल्स अभी भी है, परेशानियां अभी भी हैं, आवाम भी खुद भी कई जगह पे जिम्मेदार है। और फिर तैयारी जो आगे की है, जिस तरह से कहा जाता है, अभी तक भी एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि कुछ दिन अभी और हैं जो बहुत ज्यादा सख्त होंगे। और उनका ये भी कहना है, कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जिस तरह जो नया फेज शुरू होने वाला है वो बड़ा खतरनाक होगा, उसके लिए तैयारी करनी जो है वो अभी नहीं दिखाई दे रही है। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं ये चीज, लेकिन तैयारी जो है वो नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ सरकार ने जो हॉस्पिटल वगैरह या यूं कहीं तो जो हमारे जो हॉस्टल्स हैं वगैरह हैं, उनको उन पे थोड़ा सा फोकस किया हुआ है, वहाँ पे तैयारी करते हुए क्वारंटीन सेंटर वगैरह बनाए। लेकिन जो हम कहें तो हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं किया जा चुका अभी तक, बगैर पीपीई किट्स और टेस्टिंग के हवाले से। उसके अलावा अगर हमारे पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे डालना पड़े या बाकी चीजों पे, तो वो अभी नहीं है। लेकिन अभी खुशकिस्मती ये है कि अभी हमारे यहाँ पेशेंट ज्यादा जो है उनको वेंटिलेटर पे नहीं डालने की जरूरत पड़ी है। यहाँ कश्मीर में यूजुअली पहले डर था कि हमारे यहाँ सिर्फ 84 वेंटिलेटर्स हैं जो फंक्शनल हैं, बाकी हमारे पास कुछ नहीं था। अगर 84 से ज्यादा पेशेंट पॉजिटिव आते हैं तो उनको क्या करेंगे। लेकिन फिर भी खुशकिस्मती ये रही कि यहाँ पे ज्यादा तादाद में जो पेशेंट्स हैं, चाहे वो ओवर एज ही क्यों नहीं हो, एज के सीनियर एज ही क्यों नहीं हो,
लेकिन फिर भी उनको ये है कि उनको वेंटिलेटर पर डालने की ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ी है। 2-4 केसेस में वेंटिलेटर पर डालने पड़ी, तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन आने वाले दिनों के हवाले से करना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल, यानी कम वसाइल और परफॉर्मेंस बेहतर, उसी की मस्बत नताइज हमारे सामने आ रहे हैं। आखिर में एक और चीज भी जानना चाहेंगे, इस वक्त ये तो एक तरफ की बात होगी, मेडिकल अमला इस वक्त क्या कर रहा है और लोग क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये चीज भी जानना काफी जरूरी है। पहले 2 दिन के अंदर जब पिछले हफ्ते तिजारती सरगर्मियां शुरू हुई, कारोबार दोबारा शुरू हुआ, तो उस बीच पहले 1-2 दिन के अंदर काफी ज्यादा पेशेंट्स भी देखने को मिली और लोगों की तरफ से सपोर्ट किया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर जो भी गाइडलाइंस बनाई गई थी, बाकायदा तौर पर एसओपीज थे, दुकानदारों ने भी उसको सपोर्ट किया। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ अब ये भी शिकायतें आ रही कि अब ग्राहक नहीं है, परेशानी और भी है, ट्रेडर्स के लिए परेशानी और बढ़ रही है। तो क्या इसे लेकर भी कोई मजीद पेशरफ देखने को मिल सकती है, जहां पर पहले की तरह मामूल के मुताबिक जिंदगी चले? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोगों के पास ये बाजार में जो खरीदारी करने के लिए जाए तो उसके पास पैसा होना चाहिए। वो है नहीं, वो सिचुएशन इस वक्त कश्मीरी के पास है नहीं, तो खुद कश्मीरी इस वक्त कहाँ से करेगा। फिर यहाँ का जो इस साल अगर आप कहें, हमारा जो यहाँ कश्मीर में ये सीजन जो होता था, हमारे यहाँ चरी का सीजन होता था, मशहूर चरी का सीजन, और पूरे मुल्क में एक्सपोर्ट होता था, वो भी इस साल नहीं होता था सबसे पहले। और उसके साथ साथ जो उसके साथ जो दूसरी क्रॉप्स है, जो सेब की जो खरू का जो फ्रूट होता था या दूसरी एक्सपोर्ट होती थी, तो लोगों के पास कुछ न कुछ बिजनेस होता था। यहाँ पे टूरिज्म होता था, लोगों के पास कुछ है नहीं, कोई कुछ है नहीं, तो फिर ये मार्केट में जाए दुकानदार से क्या खरीदारी करेगा। अब ये है कि देखिए, बाहर जाता है, मार्केट में जाता है, खुद भी दुकानदार भी देखता है कि कोई खरीदार आए, और खरीदार भी देखता है कि कहीं न कहीं कोई उसको वसीर हो जाए, वो कुछ खरीद सके। सिचुएशन कश्मीरी की इस वक्त वो नहीं है कि ये खरीदारी कर सके, ये ट्रेडर को साथ दे सके, सहारा दे सके। सहारा इस वक्त में, ये सहारे के लिए सरकार की तरफ ही नजर है और सरकार को ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो अलग बात है। बिल्कुल, सरकार की तरफ नजर है और उम्मीद करेंगे कि सरकार उन लोगों की तरफ भी ध्यान दे, क्योंकि काफी वक्त से मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके लिए भी पैकेज का ऐलान किया जाए। लेकिन क्या सरकार इसको लेकर या उन्हें कोई राहत आने वाले दिनों में पहुंचाएगी, देखने वाली बात होगी। बहरहाल वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बड़ी खबर आपको बताएंगे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के हवाले से, और उसके साथ साथ आपको बॉर्डर एरियाज की इस वक्त की सिचुएशन क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे, और बात करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू की और दीगर कई अहम मामलात पर भी। लेकिन छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।